हाय। क्वेश्चन है 24 नंबर और कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकेंड शिफ्ट 29 जनवरी 2025 जेईई मेन में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? लेट इंटीजर है। कौन सा इंटीजर से कौन सा है? ए बी दो इंटीजर से, और कहाँ वही इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? -3 से 3 क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स होगा -3 से 3 के बीच अगर नंबर लाइन में करें तो 0 होगा, ए -1 होगा, -2 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी कौन सा सेट से बिलोंग करेगा? क्योंकि इंटीजर्स क्या होता है? इंटीग्रल वैल्यू ही होगा ना, बीच वाला कोई वैल्यू तो नहीं हो सकता। फ्रैक्शन वाला वैल्यू नहीं रखेगा, इरेशनल नंबर भी नहीं रख सकता, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू रखेगा। तो कौन कौन सा वैल्यू? -3 रख सकता है, -2 रख सकता है, -1 रख सकता है, 0, 1, 2, 3, और तो कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ए बी इसी वैल्यू में बिलोंग करेंगे। ठीक है, और साथ साथ में कहा है ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए बी का है ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 है। जब सम करेंगे ए बी का तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद बोला है देन अपने को क्या पता करना? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। अपने को क्या पता करना? ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी कितने होंगे, किसके लिए होंगे ए बी, तो देखना है। मॉड ऑफ जेड माइनस ए जेड प्लस बी इक्वल टू 1। एक कम्प्लेक्स नंबर है ना, जेड क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। और यहाँ पर क्या दिया है? जेड माइनस ए डिवाइडेड जेड बाई जेड प्लस बी का मॉडुलस इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है ना? एंड जेड प्लस 1 ए क्या है? डिटर्मिनांट जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई जेड प्लस बी का मॉडुलस इक्वल टू 1 होना चाहिए। और डिटर्मिनांट ओवर जेड प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 जेड प्लस ओमेगा का डिटर्मिनांट कितना? 1 दिया हुआ है नहीं? और जेड क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। वेयर ओमेगा इन ओमेगा स्क्वायर एट द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ए। ठीक है ना? तो यहाँ समझने वाली बात है। क्या बोला है? पहले तो ये दिया है कि जेड माइनस ए जेड प्लस बी का मॉडुलस इक्वल टू 1 दिया, और साथ साथ में दिया है डिटर्मिनांट जेड प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस जेड प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना? डिटर्मिनांट का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हमें क्या है कि जब इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? जेड का वैल्यू आएगा। दैट मीन्स ये जो जेड कम्प्लेक्स नंबर है, क्या है? जेड का वैल्यू आएगा। अब जेड का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ए बी का कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। क्या बनेंगे? कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। उसी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को मालूम करना है। तो पहला काम क्या करना है? जहाँ पर ओमेगा के बारे में दिया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है? रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसको क्या बोल सकते हो? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है? किसका रूट से? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर निकालेगा तो क्या है? एक्स स्क्वायर कितना है? -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना? 1। तो अब निकाल लीजिएगा, सिंपल है। एक 1 माइनस बी स्क्वायर तो 4/2 ए का वैल्यू 1 है। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो क्या आएगा? कम्प्लेक्स नंबर में आएगा तो i√3/2। ये तो निकालने आता है ना। तो यहाँ पर एक ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3i/2। तो यही आएगा। कोई एक ओमेगा ए हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना? और हम लोग को पता है ओमेगा स्क्वायर इस फॉर्म में बनता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है? 1। पता है ना ये सब चीज़ें तो। और एक चीज़ आप पता है, ओमेगा पावर 4 रहता है तो 3 से विभाजित करते तो वैल्यू क्या होता है? ओमेगा ई बनता है। ओमेगा पावर 5 रहेगा तो कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अरे ना, तो इस टाइप चीज़ें तो पता है। ओमेगा प्रॉपर्टी यूनिट, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, ये तो पता है ना। तो इस चीज़ का यूज करेंगे यहाँ पर। तो सिंपली ये है। तो जेड के बारे में हमें जेड कहाँ से मिलेगा? जब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट का जब सोल्व करेंगे तो हमें जेड का वैल्यू निकलेगा। अब इसी डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से जेड निकाल लेंगे और जेड निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो ए बी कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकल के आएगा? ए बी का ऑर्डर पेयर बनेंगे, ए बी का वैल्यू निकल गएगा जिसमें ऑर्डर पेयर ए बी बनेंगे। तो कितने ऑर्डर पेयर ए बी संभव हो पाते हैं वो निकालनी है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मेन पहला काम क्या है? यहाँ से जेड निकालना। तो जेड कैसे निकालेंगे? इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो पहले लिख लेते हैं। क्या लिखिएगा? जेड प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 जेड प्लस ओमेगा। हाँ है नहीं? इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना? अपने को पता है कि कॉलम में अगर ऐड करते पढ़ते कॉलम को फिर भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर इसे C1 मान ले, C2 मान ले, C3 मान ले तो C1 की जगह लिखना C1 प्लस C2 प्लस C3। डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो वही करेंगे। तो जेड प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस जेड प्लस ओमेगा लिखिएगा ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 सबको ऐड कर दीजिए ना।
फिर क्या आएगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, फिर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड प्लस ओमेगा 1 प्लस जेड प्लस ओमेगा, है नहीं, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग को पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि सब में देखिएगा ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या है 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्या है 0, तो यहाँ जेड आ जाएगा, जेड आ जाएगा, जेड आ जाएगा, है नहीं। फिर ओमेगा लिखना, ओमेगा स्क्वायर लिखना है, फिर जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, अब 1 जेड प्लस ओमेगा इक्वल टू 1 ही है ना। अब क्या होगा जेड, अभी इससे बाहर कर ही सकते हैं, कोई एक कॉलम या कोई एक रो से जेड को अगर सेम रहे तो बाहर कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हो ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 जेड प्लस ओमेगा इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, 2 रो को 0 बना देते हैं, फर्स्ट कॉलम में 2 रो है, 2 रो के फर्स्ट कॉलम में 0 बना लेते, तो कैसे बनेगा, तो क्या कर सकते हैं R2 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1, और फिर क्या ऑपरेशन कर लीजिए, R3 को कैसे लिख सकते हैं R3 माइनस R1, दैट मीन्स इसको R2 से तो इससे इसमें घटाना, तो ये कितना आ जाएगा 0, फिर जेड प्लस ओमेगा, यहाँ तो ऊपर वाले तो चेंज नहीं होगा, ओमेगा स्क्वायर जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आ जाएगा, अब 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये फिर R3 माइनस R1 है, तो फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 माइनस 1 0, अब फिर 1 माइनस ओमेगा आ जाएगा, जेड प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1। अब इसे फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कीजिए, तो इसके अबाउट एक्सपेंड कीजिएगा, फर्स्ट रो के अबाउट मत कीजिए, फर्स्ट कॉलम के अबाउट, यहाँ लिख देता हूँ एक्सपेंड, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 इसी साइड है, तो इसी साइड से एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कीजिएगा, तो सिर्फ इसी को निकालना, तो 1 इंटू से बाकी सब तो 0 हो जाएंगे ना, तो ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करके लिख ले, तो ये कितना आ जाएगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू जेड प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 1। अब इसे एक्सपेंड कर दिए, एक्सपेंड कीजिए तो कितना आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, ठीक है ना, जेड ओमेगा माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, लिखिएगा ओमेगा स्क्वायर जेड प्लस ओमेगा क्यू माइनस ओमेगा पावर 4, फिर कीजिएगा ओमेगा जेड, फिर कितना लिखिएगा ओमेगा स्क्वायर, लिखिएगा ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू ना, ओमेगा क्यू देख लीजिए ना, इससे कीजिए जेड स्क्वायर जेड ओमेगा माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर जेड, ठीक है, ओमेगा क्यू, ठीक है, ओमेगा पावर 4 माइनस में माइनस ओमेगा जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू, ठीक है। अब इसको कर देते हैं, इसको कीजिएगा तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यू ना, यही आ जाएगा, है नहीं, इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा। कैलकुलेशन है कर दीजिएगा, इसमें कोई नहीं, इसमें क्या क्या कैंसिल आउट होगा, ओमेगा स्क्वायर जेड कैंसिल आउट, ओमेगा जेड कैंसिल आउट होगा, है नहीं, और जेड तो पहले से है ना, तो सिर्फ इस जेड को छोड़ना नहीं है, इस जेड को भी होगा तो बाद में जेड को मल्टीप्लाई कर, पहले इसको हम एक्सपेंड किए हैं इस डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर, बाद में कर लेंगे, अब प्लस ओमेगा क्यू, ओमेगा पावर 4 है तो माइनस ओमेगा तो लिख ही सकते हैं, अभी जस्ट बताए थे कुछ देर पहले, क्या बताए थे, ओमेगा पावर 4 है तो ओमेगा लिख सकते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी पता है, उसी चीज़ का यूज करेंगे और सोल्व करने को, तो क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब फिर क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर देख लीजिए ओमेगा क्यू है, एक ओमेगा क्यू और है, अब प्लस ओमेगा क्यू, एक ओमेगा क्यू एक ओमेगा क्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, इसको एक साइड रखिए, फिर माइनस लिखिए, फिर ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना 1 पता है ना, तो 1 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इक्वल टू 1। इसे एक पेज और लेते तो आसानी होगी, कैलकुलेशन ही है जी, तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, वो जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर लिखते हैं, अब प्लस है तो ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब फिर क्या है 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा, -2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, अरे ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं तो कैंसिल आउट हो गया, कर दीजिएगा कैलकुलेशन है। फिर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट भी भूलिएगा नहीं, क्योंकि पता है जेड भी प्रोडक्ट में था, तो इसे मैंने क्या किया था इक्वल टू जेड भी करना, मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो जेड कीजिएगा, तो जेड छोड़नी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड मल्टीप्लाई जेड की इक्वल टू 1, और जेड की इक्वल टू 1 मीन्स क्या होता है, इसे लिख सकते हैं जेड इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं
क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी लिख सकते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है नहीं, लिख सकते हैं क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्या आ जाएगा, जेड बराबर क्या आ जाएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है नहीं, बोल सकते हैं ना। तो जेड का वैल्यू अपने पास निकल गया। हमें क्या चाहिए था, जेड ही चाहिए था ना। इस डिटर्मिनेंट को जब सोल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को जब सोल्व किए थे हमें जेड ही चाहिए। तो जेड कहाँ से निकल गया, निकल गया जेड इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया, हमें तो निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग को पता है किस तरह से निकाला जाता है। तो जेड का वैल्यू निकल गया। अब क्या चाहिए हमें, इससे इसको लेके आगे बढ़ना है। तो इसको लेके आगे बढ़ते हैं, मॉड ऑफ जेड माइनस ए डिवाइडेड जेड प्लस बी का हो इक्वल टू बनना। और इसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। एक क्या है, आप लेके भी बढ़ सकते हैं, मैं इसे थोड़ा एक्सपेंड करूँगा आसान करने के लिए, मतलब समझाने के लिए, ठीक है। एक क्या है, अगर इसे लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, माइनस है, या इसे लिखना हो तो जेड माइनस माइनस बी। एक क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लोकस है ना, है नहीं, जो क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। जहाँ Z1 Z2 क्या ये हो जाएगा, अगर पता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करता हूँ, इसे स्क्वायर कर देता हूँ दोनों। जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस जेड प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे स्क्वायर कीजिएगा तो हम लोग को पता है कि इस तरह से आता है ना, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, ये Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 मॉड माइनस Z1 मॉड बार Z2, ये आता है ना लिखने के लिए, Z2 बार Z1 बार, इस तरह से यूज करने आता है। इसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2, इसे बार लिख देते हैं ना, इस तरह से यूज कर लेते हैं। सिमिलर वैसे ही यूज करेंगे, इसे एक्सपेंड कीजिएगा तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस जेड ए बार आ जाएगा। और ए बार तो नहीं होता, जेड ए हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है, रियल नंबर है ना, ऑलरेडी देख चुके हैं। ए इंटीजर्स है, इंटीजर्स मीन्स रियल नंबर है। ए भी क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स रियल नंबर्स का जब कंजुगेट निकालेंगे तो क्या आएगा, एक क्या है, कंजुगेट ही है ना। Z1 बार लिखते हैं, Z2 बार लिखते हैं, क्या लिखता है, कंजुगेट ही होता है। जब इसका ए पर रियल नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा, रियल नंबर का कंजुगेट रियल नंबर ही होता है, पता है ऑलरेडी हम लोग को। तो फिर क्या करना, माइनस जेड बार ए इक्वल टू क्या कीजिए, इसमें क्या, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, तो बी ए स्क्वायर होगा, है नहीं, रियल नंबर का स्क्वायर लिखिए तो सेम ही आएगा। फिर क्या लिखेगा, जेड बार वी प्लस जेड बी बार तो लिखेगा जेड बी हो जाएगा, है नहीं। फिर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर जो करना है कर लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। तो इसको रहने दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर लिखे चाहे बी स्क्वायर, दोनों सेम ही है जी, क्योंकि बी रियल नंबर है तो दोनों को सेम कर सकते हैं। तो फिर इसको लीजिएगा तो जेड ए प्लस जेड बार ए, फिर इधर कीजिएगा तो जेड बार बी प्लस जेड बी, है नहीं। फिर कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी को लिख सकते हैं फार्मूला पर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब फिर कीजिए यहाँ से, और जेड कॉमन कर लीजिए इससे, जेड बार इससे कॉमन कर, जेड ए प्लस बी आ जाएगा, फिर जेड बार इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, है नहीं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। और आपको क्या बनेगा, जेड प्लस जेड बार इंटू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, है नहीं। तो ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाता है, अपने पास क्या निकल के आएगा, जेड प्लस जेड बार ए माइनस बी आ जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो अपने पास जेड का कौन कौन सा वैल्यू आया था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आया था। तो पहले क्या करते हैं, जेड इक्वल टू 1 ले लेते हैं, और जेड इक्वल टू 1 रियल नंबर, तो रियल नंबर का कंजुगेट क्या आएगा, रियल नंबर ही होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, पहला केस 1 ले लीजिए, तो जेड बराबर 1 लीजिएगा, तो अपने पास जेड प्लस जेड 1 बार ए प्लस ए माइनस बी कितना है, ए माइनस बी है ना, क्योंकि ए माइनस बी है, जेड प्लस जेड बार कितना आएगा, ए माइनस बी आएगा, तो जेड प्लस जेड बार कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इक्वल टू 2, है नहीं। और साथ साथ में ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, भूलना नहीं है, क्योंकि पता है शुरू में क्वेश्चन में दिया था ए प्लस बी क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, इसको भी भूलना नहीं। तो अपने पास कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर मीन्स ए बी इंटीजर्स है ना, ऑलरेडी पता है ए बी इंटीजर्स है, ए बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, कौन कौन सा वैल्यू कंटेन कर सकते हैं ए बी, -3 -2 -1 0 1 2 3, है कितने वैल्यू ऐसे संभव हो पाएंगे। केस 1 में अगर चेक कीजिएगा तो कितना वैल्यू संभव हो जाएगा, अभी जस्ट बताया तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ना। तो कितने वैल्यू ए बी के ऐसे पॉसिबल होंगे कि 2 हो जाए, सिंपल सोचिए 2 कैसे हो सकते हैं, 3 1 लेंगे तो संभव होगा, ले लीजिए ना 3 1, तो दैट मीन्स ए बी अगर लेना हो तो इस तरह से ले सकते हैं, 3 1 लीजिएगा, और क्या लीजिए 2 0 ले सकते हैं, फिर लीजिए 1 -1 ले सकते हैं, 1 -1 ले सकते हैं, और करके देख लीजिए, 3 -1 लिखिएगा तो 2 आएगा, 2 -0 लिखिएगा तो 1 -1 लिखिएगा तो 2 आ जाएगा, है नहीं। फिर 0 -2 लिखिएगा तो भी आएगा,
और फिर -1 -3 लीजिएगा तो भी आएगा। लेकिन यहाँ इसमें क्या है कि इसमें जब चेक कीजिएगा तो 1 -1 में, तो 1 और -1 जब कीजिएगा तो 0 आ रहा है। अपने को क्या चाहिए, 0 नहीं चाहिए, तो 1 -1 संभव नहीं हो पाएगा। तो अपने पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा केस 1 में z = 1 लेते, तो अपने पास कितने ऑर्डर पेयर बनते हैं, 1 2 3 4। दैट मीन्स यहाँ जब लिखिएगा ए बी जो वैल्यू आ रहा है कौन कौन सा आ रहा है, जो भी है 3 1 है, 2 0 है, और 0 -2 है, और -1 -3 यही है ना, ए 4 वैल्यू है। एक केस ये बना, एक केस बनेगा ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा भी लीजिएगा तो वही ऑर्डर पेयर बनेगा, ओमेगा स्क्वायर भी लीजिएगा तो वही ऑर्डर पेयर, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ओमेगा ले लेता हूँ। ओमेगा इक्वल टू, हमें पता है ओमेगा इक्वल टू क्या, -1 माइनस अब +√3i/2 यही ले सकते हैं, है नहीं। इसको भी यूज कर सकते हैं, बोलिए, है नहीं, इसको यूज कर लेते हैं। तो क्या कीजिएगा, इसमें यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो अपने को क्या चाहिए था, अपने को दिया हुआ क्या था, इसी इक्वेशन से लाना था ना। z + z बार इक्वल टू a माइनस बी था। अभी z इक्वल टू ओमेगा लिया, ओमेगा इक्वल टू -1 +√3i/2 लिए ना। तो इसी चीज़ का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 +√3i/2 अब प्लस z बार कितना -1 -√3i/2 a माइनस बी। अब इसे जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास -1, करके देख लीजिएगा। a माइनस बी, आपने को a माइनस बी और a प्लस बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी से चेक करना है तो फिर वैसे ही चेक कर लेंगे, -3 होना चाहिए, -2 होना चाहिए, -1 होना चाहिए, 0 1 2 3। a माइनस बी का वैल्यू कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए a माइनस बी का वैल्यू। दैट मीन्स कौन सा ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं। तो ए बी का कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, 2 3 1 2 ले सकते हैं, करके देख लीजिए आ जाएगा। -1 का वैल्यू, फिर 0 1 ले सकते हैं, और -1 0 ले सकते हैं, फिर -2 -1 ले सकते हैं, -3 -2 ले सकते हैं, है नहीं। और संभव है नहीं, संभव है, देखिए ना। 2 3 पहले तो लिख दिया 2 3, a माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी पहले पहले इसमें कितना आना चाहिए, a आना चाहिए, उसके बाद b आना चाहिए, ठीक है। तो 2 3 1 2 इसे कंपार्टमेंट बोलते हैं, फर्स्ट कंपार्टमेंट सेकंड कंपार्टमेंट। तो इसमें 2 3 है 1 2 है, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे इसमें, z इक्वल टू ओमेगा ले रहे हैं, तो z इक्वल टू ओमेगा ले रहे हैं तो 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे, देखिए ना 1 2 3 4 5 6। अब कहेगा सर ओमेगा स्क्वायर ले, तो ओमेगा स्क्वायर लीजिएगा तो फिर भी सेम ही ऑर्डर पेयर बनेगा, ऐसा नहीं है कि अलग से बने। z बराबर ओमेगा स्क्वायर लीजिएगा तो ऑर्डर पेयर सेम ही बनेंगे, है नहीं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हो गए, अगर लिखना रहे तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कौन कौन से बन रहे, तो लिख लीजिए यहाँ पर। एक ऑर्डर पेयर यहाँ क्या बन रहा था, 3 1 2 0 0 -2 -1 -3। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 1, देखिए ना कौन सा है, 3 1 2 0 3 1 2 0, और क्या है 0 -2 और -1 -3, क्योंकि इसी के बीच था। अब कब था ओमेगा जेड का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब हो रहा था। और क्या था, अब फिर निकाले ना, ये ऑर्डर पेयर निकला तो इसको भी लिख लेते हैं। तो क्या लिखिएगा 2 3, उसके बाद क्या आना चाहिए 1 2 0 1 आना चाहिए, और क्या आना चाहिए -1 0 और -2 -1 और -3 -2 ना। और कब जेड का वैल्यू ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर दोनों में से। तो अपने पास नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ये कितने हो जाएंगे बताइए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10, है नहीं। क्वेश्चन आसान था, बस प्रॉब्लम क्या है कि इसमें किस तरह से अप्रोच करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं थी, अब डायरेक्ट यहाँ से जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या करते, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो वहाँ से यूज करके आप कर सकते थे, ठीक है ना। तो उस चीज़ का यूज कर सकते थे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन है सेकेंड से 29 जनवरी का, उसको भी सोल्व ही कर लेते हैं, है नहीं। सोल्व कर लेंगे तो अच्छी बात है, लास्ट ही हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें बोला है बाय स्क्वायर इक्वल टू 12x है, ये क्या है स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है। द parabola and S be its focus, let PQ be focal chord of the parabola such that SP into SQ equal to 147/4, ठीक है ना। Let C be circle described taking PQ as a diameter. If the equation of a circle C is this, then the beta minus alpha is equal to what। तो यही निकालना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, रिवीजन के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, रिवाइज हो जाएगा बहुत सारे कंसेप्ट, ठीक है ना।
तो इसमें क्या है कि अपने पास जो पाराबोला दिया है, तो पाराबोला स्टैंडर्ड पाराबोला इक्वेशन जो y² = 4ax है ना, तो इसका क्या होता है ग्राफ, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ तो ऐसा ही होता है। तो इसमें से y² = 12x है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है 4ax होता है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू ऑलरेडी पता हो गया कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और हमें पता है स्टैंडर्ड पाराबोला अगर इस तरह से रहे तो a = 3 है, तो फोकस कितना हो जाएगा 3 0। और एस क्या बोला था क्वेश्चन में दिया था, एस क्या फोकस है, इसे एस बोल सकते हैं ना। और क्या बोला, पी क्यू भी फोकल कॉर्ड है, पी क्यू फोकल कॉर्ड है, दैट मीन्स फोकस से पास करेगा कोई फोकल कॉर्ड है, दैट मीन्स यहाँ से पास करेगा ना, एक कॉर्ड बना लेते हैं जहाँ से जो फोकस से पास कर रहा है, ये फोकस फोकल कॉर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसमें से पी क्यू है, तो कोई भी पॉइंट लीजिए, इधर लीजिए चाहे इधर लीजिए, तो पी क्यू है। और हमें पता है कि किसी स्टैंडर्ड पाराबोला है तो इसमें जनरल पॉइंट लेना है, तो कैसे लेते हैं, a t1² 2a t1 लिख सकते हैं ना। और इसमें क्या होता है a t2² 2a t2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए। तो a t2² 2a t2 होता है। और जब पाराबोला फोकस से पास करता है तो इसका इसमें कंडीशन क्या होता है, t1 t2 का वैल्यू कितना -1 होता है, ये ऑलरेडी पता होनी चाहिए, तब क्वेश्चन आसान हो गया। नहीं तो फिर क्या है ना कि सब चीज़ फाइंड आउट करेगा एग्जाम में ही, तो नहीं क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। t1 t2 अगर कोई फोकल कॉर्ड है और t1 t2 पॉइंट दिया हुआ है, तो t1 t2 का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1 होनी चाहिए, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें दिया हुआ है, और साथ साथ में क्या दिया, बस इतनी ही। और साथ साथ में दिया है कि PS SP और SQ का जो प्रोडक्ट है 147/4 है, इसका मीनिंग क्या है समझिएगा। SP जो है ये फोकस से, ये जो पॉइंट है ऑन द पाराबोला SP, और SQ का जो प्रोडक्ट होनी चाहिए लेंथ का, SP लेंथ ऑफ द SP एंड लेंथ ऑफ द SQ का प्रोडक्ट 147/4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो जनरल अगर फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ पाराबोला पता होगा तो क्या होता है पाराबोला का, फोकस ये होता है, फोकस से पाराबोला का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द, अगर इसे एस मान लेते हैं, इसे पी मान लीजिए और इसे एम मान लीजिए, ये क्या डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है नहीं। डायरेक्ट्रिक्स होता है ना, डायरेक्ट्रिक्स पाराबोला का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द पॉइंट मूविंग पॉइंट ना पी, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिफिनेशन ही है ना पाराबोला का, तो हम बोल सकते हैं PM = SQ होता है, ये पता है ऑलरेडी। और जो इसमें स्टैंडर्ड पाराबोला में जो डायरेक्ट्रिक्स जो डिस्टेंस होता है यहाँ से बाय एक्सिस से, या बोल सकते हैं क्या है टेंजेंट टू द वर्टेक्स ना, टेंजेंट टू द वर्टेक्स, ये जो डिस्टेंस होता है A इक्वल होता है ना, इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ A इक्वल टू होता है, अगर एल्जेब्रिक वैल्यू सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं ना इसमें, तो मॉड ऑफ A अगर निकालेगा तो क्या है, मॉड ऑफ A का वैल्यू कितना 3 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मॉड ऑफ 3 कितना आ जाएगा 3, तो ये डिस्टेंस 3 होता है नहीं, बोलिए कोई परेशानी तो नहीं है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस का जो लेंथ है SP का, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर देखिए ना, SP का जो लेंथ है P पॉइंट से जो परपेंडिकुलर खींचते हैं किस पर, डायरेक्ट्रिक्स पर, तो ये जो PM का जो डिस्टेंस हुआ इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ SP का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस पर परपेंडिकुलर जो लेंथ होगा उससे इक्वल होना चाहिए। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे पता है, ये लेंथ कैसे निकालेंगे, तो अब ये लेंथ क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बोल सकते हैं कि नहीं, ये लेंथ क्या है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है कि नहीं। देखिए इसमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, मैं एक चीज़ करके नहीं बता सकता कि सर ए है, नहीं, आपको कुछ चीज़ें पता खुद ही होनी चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ कि फंडामेंटल डिफिनेशन तो पता है ना, पैराबोला क्या होता है, मूविंग पॉइंट होता है P, ऐसे क्या होता है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, ये मूविंग पॉइंट से और किसी लाइन पर, तो ये लाइन तो मालूम होता है, इसे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स और मूविंग पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं लाइन पर, और यहाँ से क्या होना चाहिए फोकस से इस पॉइंट का क्या है डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ क्या है कि यहाँ से अब कोऑर्डिनेट का थोड़ा फंडामेंटल पता होनी चाहिए, तो इसमें क्या है SP जो लेंथ है, ये लेंथ A इक्वल होना चाहिए, अब ये टोटल PM मान लीजिए, तो ये लेंथ PM इक्वल होना चाहिए कि नहीं, SP = PM होना चाहिए, तो ये टोटल लेंथ कितना होगा, ये लेंथ तो पता हो गया कि ये लेंथ 3 है, ये बाई एक्सिस है ना, तो ये लेंथ 3 हो गया, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ क्या है, ये ऑरिजिन से ये टोटल क्या है एक्स एक्सिस, ये इस पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट है कि नहीं है, नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ,
ए लेंथ तो 3 हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस है, और बाई एक्सिस से कितना हो जाएगा 3 डिस्टेंस हो जाएगा। जब बाई एक्सिस से इसका जो लेंथ है पी का परपेंडिकुलर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना पी पॉइंट का, एक्स कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का कितना है 8t1² है, और ये कितना है 3 है नहीं 3 है, तो 3 + 8t1², ए का वैल्यू 3t, ए का वैल्यू 3 है ना, ए का वैल्यू 3 है तो 3t², तो P1 जो यहाँ पर लिख सकता हूँ इस फिगर से, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम द फिगर लिख सकते हैं, फिगर से क्या लिख सकते हैं PM जो डिस्टेंस है, ये जो PM डिस्टेंस है किसके इक्वल होगा SP का। सिमिलरली यहाँ से PN ले लीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं QN का जो QNA जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो QN इक्वल टू क्या लिख सकते हैं SQ, है नहीं बताइए। और PM कितना हो जाएगा वही बताए थे, PM कितना हो जाएगा 3, तो 3 अब प्लस कितना ए जो एक्स कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट का, तो एक्स कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का कितना है 3t1², क्योंकि ए का वैल्यू 3 है ना, तो 3t1² लिख सकते हैं, 3t1², कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर देखिए एस क्यू कितना होगा, ए तो डिस्टेंस 3 ही होगा ना, ए डिस्टेंस तो 3 होगा, ए इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है क्यू पॉइंट का 8t2², तो 3 + 3t2², तो PM निकल गया QN निकल गया। हमें पता है SP × SQ कितना है 3 + 3t1², SQ कितना है 3 + 3t2²। अब क्या दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, देखते हैं कि क्या आता है, उसके बाद जो पूछा है उससे बना लेंगे, तो यूज कर देते हैं, तो यहाँ कर लीजिए। तो इसमें कीजिएगा तो SP कितना है 3t1², फिर क्या लिखिए 3t2², 3t2² भूलना नहीं है, 3t2², 3 + 3t2² है नहीं, इक्वल टू कितना 147/4, इसे 3 कॉमन कर देते 9 हो जाएगा, 1 + t1², अब 1 + t2² इक्वल टू कितना 147/4, तो 1 + t1² आई इंटू क्या लेगा 1 + t2² इक्वल टू 147/4 × 9, 3 3 जा 9 और 49 3 जा 147, 49/12, तो इसे एक्सपेंड कर दीजिए, तो 1 + t1² t2² अब प्लस t1² t2² लिख सकते हैं ना। अब पता है t1 t2 का प्रोडक्ट कितना -1 है ऑलरेडी, क्यों पता है, ये जो कॉर्ड जब पास करता है किससे फोकस से, तो t1 × t2 का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक, तो कर देते हैं। तो इसमें कितना आ जाएगा, तो t1 t2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, t1 t2 का होल स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं t1² + t2² + 2 इक्वल टू 49/12, और t1² + t2² का वैल्यू 49/12 - 2, तो 49 - 24/12, इसे लिख सकते हैं 25/12 ना, तो t1 यहाँ लिख सकते हैं t1² + t2² और t1² + t2² का वैल्यू कितना 25/12 ना, 20, क्योंकि 49 - 24 कितना 25/12, तो हम लिख सकते हैं t1² + t2² का वैल्यू कितना 25/12 है नहीं बताइए। अब 25/12 आ गया इसका वैल्यू, अब क्या करना है, इसको अपने पास रखते हैं, और क्वेश्चन आसान है, बस सिंपल है। अब जो दिया हुआ उसको यूज करना है। अब क्या बोला क्वेश्चन में, लेट सी बी सर्किल है, और सर्किल कैसा है डिस्क्राइब टेकिंग पी क्यू, यहाँ पर लेट सी बी सर्किल डिस्क्राइब टेकिंग पी क्यू एज ए डायमीटर, दैट मीन्स ये क्या है, ये डायमीटर के फॉर्म में होना चाहिए, ये डायमीटर के फॉर्म में, ये डायमीटर होना चाहिए, ये डायमीटर के रूप में लेंगे तो अपने एक सर्किल बनेगा, है नहीं, एक सर्किल बनेगा, और उस सर्किल का इक्वेशन दिया है a64x² + 64y² - α x - 64 3√3y = बीटा, तो दैट मीन्स डायमीटर का फॉर्म मिलेगा, दैट यहाँ से एक फिगर और बना लेते तो समझ में और क्लियर है, ऐसा है ना, और यहाँ से पी क्यू है, ये पी है क्यू है, तो ए डायमीटर के फॉर्म में लिया तो क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट तो मालूम है 3t1², 3 क्या है 2a t1 है तो 6t1 हो जाएगा, 6t1, सिमिलरली 3t2² और 6t2, तो इस डायमीटर के फॉर्म में, तो एक सर्किल है, ऐसा सर्किल है जिसका कोऑर्डिनेट मालूम है, एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, ये डायमीटर का फॉर्म में लिया तो एंड पॉइंट तो मालूम ही होगा, 3 पॉइंट मालूम है डायमीटर का, तो क्या है 3t1², 6t1 और क्या है 3t2² और 6t2। अपने सबको पता है, क्या पता है, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट मालूम है तो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अगर x1/1 रहे और x2/2 रहे एंड पॉइंट, x - x1 और x - x2 और प्लस y - y1 पता है ना, और इंटू y - y2 = 0 पता है, इसी चीज़ का यूज करते हैं, उसके बाद कंपेयर करा देंगे जो दिए गए इक्वेशन, तो निकाल लेते हैं, ठीक है, तो निकाल लेते हैं, क्या कीजिएगा x - 3t1², अब फिर क्या है x - 3t2²,
और प्लस बाय माइनस 61 इंटू बाय माइनस 62। इसको अपने पास याद रखिए, इसको वन मान लीजिए तो आसान है, ठीक है ना। तो क्या है, इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर एक्स आ जाएगा, अब प्लस 9 टी वन टी टू स्क्वायर, इसको ध्यान रखिए, करिएगा यही आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस कीजिएगा बाय स्क्वायर माइनस 6 इंटू टी वन प्लस टी टू और प्लस 36 टी वन टी टू, ठीक है ना। आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 होता है तो 0। अब क्या करना है, इसके कैलकुलेट कीजिए तो एक्स स्क्वायर अब प्लस बाय स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से टी वन प्लस टी टू का स्क्वायर कितना है 25/12 है, 25/12 लिख लीजिए, तो -3 इंटू 25/12 इंटू एक्स, और टी वन टी टू है तो 9 आ जाएगा, स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब बाय स्क्वायर माइनस टी वन प्लस टी टू का वैल्यू नहीं मालूम, तो टी वन टी टू का वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। इसी से निकल के आएगा, इसी से वैल्यू निकल के निकाल लेंगे, पहले बाद में आते हैं इसमें। -6 टी वन प्लस टी टू, अरे बाई हो जाएगा ना, क्योंकि बाई से है तो बाई हो जाएगा, प्लस 36 तो -36 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको और सिंप्लीफाई कर, बाई स्क्वायर घटा देते हैं ना, तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, -75/12 एक्स और -6 इंटू टी वन प्लस टी टू इंटू वाई -36 प्लस 9 कितना हो जाएगा, -27 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर -75/12 एक्स -6 इंटू टी वन प्लस टी टू इंटू वाई माइनस इक्वल टू 27। अब इक्वेशन नंबर इसे 3 मान लीजिए। अब अपने पास जो दिया है इसे 1 माने थे, अपने पास क्या दिया है, ए दिया है ना, ए दिया है तो इसका यूज कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। अपने पास यही इक्वेशन है, यही इक्वेशन सेम इक्वेशन है, इक्वेशन तो दोनों को ही करते हैं, तो दोनों को ही करते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं जो दिया है, दूसरे पेज पर लिख लेते हैं तो अच्छा होगा। पर इसका इक्वेशन जो अभी निकाले हैं इस फार्मूले का यूज करके, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक, तो इसका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -75/12 एक्स -6 इंटू टी वन प्लस टी टू वाई इक्वल टू 27। इसे इक्वेशन नंबर 2 माने ना, 2 माने, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन पता है क्या है, और जो दिया गया है गिवन इक्वेशन में क्या है, 64 एक्स स्क्वायर प्लस 64 वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस 64 स्क्वायर रूट वाई इक्वल टू बीटा, यही है ना। तो क्या करते हैं, 60 अपने को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1, तो 64 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा इसमें तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस अल्फा वाई 64 एक्स और माइनस रूट 3 वाई इक्वल टू बीटा वाई 64। इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो अब क्या करना है, कंपेयर करा दीजिए एक्स कोफिशिएंट और ये वाला कांस्टेंट टर्म का, तो इसे -75/12 कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा वाई 64 और एक कितना आ जाएगा 27 वाई बीटा वाई 64, यही दो है ना। अब दो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, यहाँ से बीटा निकल जाएगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 64, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 64 इंटू 75/12 और इसमें आ जाएगा बीटा इक्वल टू 27 इंटू 64, तो इसे कैंसिल हो, इसमें कीजिए 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64 और 25 और इसका कीजिएगा तो 400 करके आएगा, कर लीजिए 16 5 जा 80 और 8 बाहर बच जाएगा, 16 2 जा 32 32 8 400 40 ना, तो 400 टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें कर लीजिए 27 इंटू 4 74 8 4 27 4 जा 108 8 तो 10 बचेगा, और 27 6 जा 162, तो 10 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 172, तो यही आएगा 1728, तो बीटा का वैल्यू इतना आ जाएगा 1728। अगर देखिए टेबल से अगर याद है तो आसानी से कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो फिर अब मल्टीप्लाई कीजिए 64 27 आपको करना है तो कर सकते इस तरह से, नहीं तो ऐसे कीजिए, ठीक है। अपने को जो अल्फा निकल गया बीटा निकल गया, जो पूछा है निकाल लेते हैं, तो बीटा माइनस अल्फा है तो बीटा माइनस अल्फा कर लेते हैं, तो बीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा 1728 और माइनस 400 कितना आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 74 13 और 2 1328 तो 1328 हो जाएगा। तो इस चीज़ को देख लीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा कराया है और थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, नहीं बोलूँगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह की कंसेप्ट अगर याद नहीं है, ए और ए इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मूविंग पॉइंट दैट मीन्स पी,
पी पॉइंट कहाँ है, पाराबोला पर। तो पाराबोला पी पर जो पॉइंट है वहाँ से इस किसका डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए और फोकस से इस जो पॉइंट पी है उसकी डिस्टेंस इक्वल होती है। अरे पाराबोला में यह स्पेशल केस है ना, तो इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते थे। एक कंसेप्ट ये होना चाहिए, ये सेम होता है, उसके बाद तो सिंपल ही है। इसके बाद क्या करना है, एक कंडीशन निकाल लेना है और उसके बाद इंड पॉइंट मालूम है, एक क्या है इंड पॉइंट मालूम है, तो अपने पास क्या करना है, इसी का यूज कर लेना। और यहाँ से आपके सर T1 T2 का क्या करें, जब ज़रूरत नहीं T1 T2 का अगर रहता क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा रहते जेड वन से पूछता, तो T1 T2 जो था ये पॉइंट डायरेक्ट आपके पूछते ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट कहाँ से होगा, लेकिन अपने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं निकाले, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया तो यहाँ तक रोक दिए, ठीक है ना। तो ऑलरेडी सेकेंड शिफ्ट 29 जनवरी का जो क्वेश्चन पूछा था सब खत्म हो चुके। एक क्वेश्चन है बोनस में जो दिया गया, उस क्वेश्चन को मैंने लिया नहीं, ठीक है। तो मैं एक सारे शिफ्ट का ख़त्म कर दूंगा, तो वहाँ पर बताऊंगा कितने क्वेश्चन में बोनस दिया गया, ठीक है। तो मैं इसलिए उस क्वेश्चन को छोड़ दिया हूँ, एक क्वेश्चन छोड़ा हूँ, आई थिंक 10th नंबर क्वेश्चन तक छोड़ा होगा मुझे जहाँ तक याद है। तो देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट 29 जनवरी का स्टार्ट करूँगा कल से, दैट मीन्स टुमारो, ठीक है। थैंक यू।